गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर अजीत ठाकरे है। मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, बालाघाट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग वाइटल फोर्स और सिंपल सबस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं और उसके प्रैक्टिकल किस प्रकार से वाइटल फोर्स या सिंपल सबस्टेंस का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर हनीमैन के एफोरिज्म नंबर 9 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एफोरिज्म नंबर 9 क्या बोलता है? So, in the healthy condition of man, the spiritual vital force, the dynamism that animates material body, rules with unbounded sway and retain all parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations as regard both sensation and function. So, our indwelling reason-gifted mind can freely employ this healthy living instrument for the higher purposes of our existence. हर चीज़ का एक डीप मीनिंग है यहाँ पे। डॉक्टर हनीमैन ने जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जब डॉक्टर हनीमैन ने जब ये एफोरिज्म बोला था तो उन्होंने बहुत डीप मतलब था इन सब चीज़ों का। सो इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है। इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स मतलब वाइटल फोर्स किस टाइप का है? स्पिरिट लाइक, स्पिरिट मतलब आत्मा या सोल के टाइप का है, जो कि दिखता नहीं है। द डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स डायनामिक से बना है। डायनामिक वो चीज़ होती है जो सिर्फ एक्शन में दिखती है, ऐसे होती नहीं है। दैट इज़ डायनामिक, जो कि एक्शन में दिखती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर मैग्नेटिज्म हो गया, ये सब चीज़ें डायनामिक कहलाती हैं, क्योंकि ये एक्शन में दिखती तो हैं लेकिन वो वाकई में नहीं दिखती हैं। सो द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स मटेरियल बॉडी, एनिमेशन से ही एनिमेट्स बना है। एनिमेट्स मतलब चलाना, इसी में जीवन प्रदान करना या एक जैव रूप देना किसी चीज़ में। दैट एनिमेट्स मटेरियल बॉडी रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे। रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे मतलब अनबाउंडेड मतलब जिसका कोई बाउंड्री ना हो, स्वे मतलब कार्य क्षेत्र, उसके कार्य क्षेत्र में उसको कोई बाधा नहीं है। वाइटल फोर्स के कार्य क्षेत्र मतलब ह्यूमन बॉडी में उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हर जगह पे काम करता है वाइटल फोर्स। रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिटेन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब इस शरीर के सभी भागों को इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशंस। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, हार्मोनियस मतलब सब चीज़ हार्मनी में काम करता है। ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। इसीलिए इसको दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन। वाइटल ऑपरेशन क्यों बोला? क्योंकि ये ऑपरेशन जीवन प्रदान करता है। एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, किसके संबंध में? जब ये हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छा होता है तो हमें सेंसेशन भी अच्छे होते हैं। मीन्स हमको कोई पेन का फीलिंग नहीं होता या किसी प्रकार का कोई ट्रबल नहीं होता। सो एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, सो और इंडवेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो हमारा रीजन गिफ्टेड इंडवेलिंग माइंड मतलब जो हमारा ब्रेन है, जो रीजन गिफ्टेड है, रीजन मतलब रीजनिंग जिसकी, तर्क शक्ति जिसकी है, कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट। हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट किसकी बात किया यहाँ पे बात किया है ह्यूमन बॉडी की, हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट। सो दैट दिस हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस हेल्दी लिविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हायर पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस क्या मतलब है इसका? कि जब हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, जब हमारे सेंसेशंस नॉर्मल होंगे, जब हमारे फंक्शन नॉर्मल होंगे, तब हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे या इवॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे अब मैं एक होम्योपैथ हूँ तो मैं अपने आप को इवॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ज़्यादा बेहतर करने का कोशिश करूँगा। एक शॉपकीपर है तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी दुकान ज़्यादा अच्छे से कैसे चलाए, या जो भी काम कर रहे हैं वो अपने हायर पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कई बार जो नए नए होम्योपैथ्स रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के, वो ये बोलते हैं कि सर वाइटल फोर्स तो हमें समझ में नहीं आता, हमें दिखता नहीं, हम इसको
कैसे समझे कि ये वाइटल फोर्स है, जब दिखता ही नहीं है तो हम कैसे माने। तो इसके लिए डॉक्टर केंट ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है केंट्स फिलॉसफी में कि वाइटल फोर्स एक्चुअली क्या है। तो वाइटल फोर्स की शुरुआत होती है सिंपल सबस्टेंस से। सिंपल सबस्टेंस क्या है? हर एक मटेरियल के अंदर एक सिंपल सबस्टेंस होता है। जो नई आवर्त सारणी है उसमें पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं पूरे 118 एलिमेंट से मिलकर के ये पूरी पृथ्वी बनी है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं जो अपने को अभी पता हो। इन 118 एलिमेंट से मिलकर के हमारी पृथ्वी बनी है और हर एलिमेंट का अपना एक सिंपल सबस्टेंस है। कार्बन का सिंपल सबस्टेंस अलग, नाइट्रोजन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, सल्फर का अलग, सबका अलग। अब ये सिंपल सबस्टेंस क्या होता है? ये किसी भी मैटर, किसी भी एलिमेंट मतलब तत्व के गुण को निर्धारित करता है। मतलब ये कार्बन है तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, ये सिंपल सबस्टेंस डिसाइड करता है। एक स्टोन ले लिया तो उसका सिंपल सबस्टेंस अलग, एक ईंट ले लिया या मार्बल ले लिया तो उसका सिंपल सबस्टेंस अलग। चूँकि उसका सिंपल सबस्टेंस ऐसा है इसीलिए मार्बल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि भाई वो एकदम चिकना रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा, बट एट द सेम टाइम इजीली ब्रेकेबल भी रहेगा। वहीं पे यदि आयरन का सिंपल सबस्टेंस देख लिया हमने तो आयरन का सिंपल सबस्टेंस उसको क्या क्वालिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है कि ये बहुत हार्ड होगा, टफ होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा और इससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सिंपल सबस्टेंस हमारी किसी भी चीज़ का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है। डॉक्टर केंट ने कहा है कि दिस इज़ द 4th स्टेज ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेज होते हैं? अपन ने पढ़ा था ना, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। और ये 4th स्टेज है, मतलब ये रेडिएंट फॉर्म है जो उस एलिमेंट के कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। अब डॉक्टर केंट ने उसके बाद में बोला कि ये जो सिंपल एलिमेंट्स हैं धीरे धीरे कंबाइन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन NH3 क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया। अब दो सिंपल सबस्टेंस, नाइट्रोजन का सिंपल सबस्टेंस, हाइड्रोजन का सिंपल सबस्टेंस, ये दोनों मिक्स होकर के इन्होंने क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया। जो अमोनिया जो है उसके अलग सिंपल सबस्टेंस होंगे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सिंपल सबस्टेंस से मैच नहीं करेंगे। अमोनिया के अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें हम तो हाइड्रोजन जो है स्वयं जलती है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक मिलाकर के H2O बनाएगा जो पानी बनाता है, वो बुझाने के काम आता है। मतलब पानी का सिंपल सबस्टेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंपल सबस्टेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है, चीज़ें और थोड़ा हायर फॉर्म में जाते हैं हम लोग। अभी हम डॉक्टर केंट ने इनफ्लक्स के बारे में बात की है कि ये जो सिंपल सबस्टेंस हैं ये सब चीज़ों के अलग अलग सिंपल सबस्टेंस तो हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका सिंपल सबस्टेंस इससे अटैच नहीं होगा या दूसरी चीज़ों से अटैच नहीं होगा। यदि ऐसा होता ना तो ये दुनिया पूरी रैंडम होती। मतलब जैसे सन के चारों ओर ये जो 9 प्लैनेट्स चक्कर मार रहे हैं तो कोई किधर भागता, कोई किधर भागता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, क्योंकि अर्थ का सिंपल सबस्टेंस अलग। वो क्यों सन के सिंपल सबस्टेंस के साथ इंटरेक्ट करके एक प्रॉपर वे में अर्थ उसके साथ उसके चारों तरफ 365 दिनों में घूम रही है, क्योंकि इन दोनों का सिंपल सबस्टेंस इंटरेक्ट करके एक हार्मोनियस वे में प्रकृति को चलाता है। प्रकृति बहुत सिस्टमेटिक वे में बनी है तो हर चीज़ का सिंपल सबस्टेंस दूसरे चीज़ के सिंपल सबस्टेंस से इंटरेक्ट करके एक इन्फ्लक्स का काम करता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि सिंपल सबस्टेंस, एक तो एलिमेंट की बात की हमने, थोड़ा सा और इवॉल्व होते हैं। फिर कंपाउंड मतलब यौगिकों की बात की हमने, हाइड्रोजन H2O ले लिया हमने, H2S ले लिया।
फिर और ज़्यादा इवॉल्व होते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, है ना। तो ये किस किस से मिलकर के बना है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर एक स्पेसिफिक अनुपात में मिलने से कार्बोहाइड्रेट बना है। तो अभी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सिर्फ क्रूड एलिमेंट थे। इससे हमको ऐसी कौन सी चीज़ मिल गई? इससे हमको मिल गई शर्करा या ग्लूकोज मिल गई, जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बन गया। तो ग्लूकोज का सिंपल सब्सटेंस अलग। सिमिलरली मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, CH4, NH3 और H2, तीनों मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने? एमिनो एसिड बना लिया। CH, NH2, COOH, तीनों ने मिलकर के क्या बना लिया? CH, NH2, COOH, एमिनो एसिड बना लिया। एमिनो एसिड जुड़ गए और क्या बना लिया उन्होंने? प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन ने क्या काम किया? प्रोटीन भी हमारे न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। मतलब सिंपल सबस्टेंस मिल करके क्या कर रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। तो चूँकि सिंपल सबस्टेंस सभी चीज़ों का सिंपल सबस्टेंस कोऑर्डिनेट होकर के काम करता है, इसी वजह से हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, वो एक हार्मोनियस वे में काम कर रही है, एकदम डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे एक प्लांट को भी ग्रो करना है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप ही ग्रो करेगा, वो नीचे ग्रो नहीं करता है ना। एक जंगल में भी जब आप देखते हैं या फिर एक जंगल में देखते हैं तो जानवरों और पेड़ पौधों के बीच में एक स्पेसिफिक कोरिलेशन होता है, वो बहुत हार्मोनियसली काम करते हैं। यही रीज़न है कि सब लोगों का सिंपल सबस्टेंस, अब आप में भी सिंपल सबस्टेंस है, मुझ में भी है, एक छोटे से कीड़े में भी सिंपल सबस्टेंस है, और कुत्ते, बिल्ली, सब में सिंपल सबस्टेंस है। चूँकि ये सिंपल सबस्टेंस अभी ज़्यादा इवॉल्व हो गया और ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो गए, तो हम इसको ह्यूमन बीइंग में इसी सिंपल सबस्टेंस को क्या बोल देते हैं? वाइटल फोर्स बोल देते हैं। यदि एक सिंपल एलिमेंट की बात करें हम, तो हम उसमें सिंपल सबस्टेंस बोलेंगे, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन इससे वाइटल फोर्स का निर्माण कैसे हो रहा है? तो एक और क्वालिटी बताया डॉक्टर केंट ने, वो बताया है एडेप्टेशन की क्वालिटी। वाइटल फोर्स चीज़ों को एडेप्ट करता है, मतलब जो चीज़ इम्पोर्टेंस की है और जो चीज़ ज़रूरी है, वाइटल फोर्स उसी वे में काम करता है। ये एडेप्टेशन वाइटल फोर्स का रहता है, ह्यूमन बॉडी का नहीं रहता। एडेप्ट वाइटल फोर्स करता है। जब इंसान चलने लगा, ज़मीन में चलने लगा, तो उसकी पूँछ इसीलिए गायब हो गई क्योंकि वाइटल फोर्स को समझ में आया कि अभी पूँछ की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये है कि इन्फ्लक्स का सोर्स क्या है, मतलब ये सभी सिंपल सबस्टेंसेस का सोर्स क्या है? तो ये सब सिंपल सबस्टेंस का सोर्स डॉक्टर केंट ने बताया है गॉड से होकर के सिंपल सबस्टेंस पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में इमिनेट हुआ है। मतलब गॉड से लेकर के एक सिंपल एलिमेंट तक के सिंपल सबस्टेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यही सिंपल सबस्टेंस धीरे धीरे कंपाउंड बना करके धीरे धीरे फिर इसने क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट किया है, एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। कार्बन, एक ह्यूमन सेल की बात ले ले। ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर के बनी है? अल्टीमेटली सेल से मिलकर के बनी है। सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल वॉल। अभी आप ये देखेंगे, अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल का वो सैंडविच मॉडल जो हमने 12th में पढ़ा था, उसमें क्या था कि फैट की लेयर और उसके दोनों तरफ प्रोटीन के अणु, तो वो सैंडविच मॉडल कहलाता है। मतलब कि सेल वॉल में क्या था? हाँ, लिपिड और प्रोटीन था। अब लिपिड की बात कर लेते हैं। लिपिड किससे बना है? हाँ, फैट, लिपिड सेम चीज़ है। फैट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर के बना है। फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
मतलब ये किससे मिलकर के बना, फैट किससे मिलकर के बना, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सिमिलरली प्रोटीन किससे मिलकर के बना, एमिनो एसिड से, CHNH2COOH, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, फिर कार्बन, फिर COOH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मतलब बेसिकली ह्यूमन बॉडी के निर्माण के लिए कौन से एलिमेंट मोस्टली यूज होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे मिलकर के बना हुआ है। अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी इसी से मिलकर के बनी हुई है। तो ऐसा क्या फोर्स है, ऐसी क्या चीज़ है जिसने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर को इस प्रोपोर्शन में, इस अनुपात में ऐसे रखा, ऐसे बनाया कि एक ह्यूमन बॉडी बन गई। ऐसी कौन सी चीज़ होगी, कुछ तो होगा ना। ये तो मैं जितने किसी एक पर्सन को ले लूँ, उसकी बॉडी में जितना कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं रख दूँ तो उससे एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। ह्यूमन बॉडी कैसे बनी फिर, कुछ तो ऐसा फोर्स है जो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है एक हार्मोनियस वे में, है ना। वो क्या चीज़ हो सकती है फिर, क्या चीज़ होगी वो है वाइटल फोर्स, ठीक है। उसी को वाइटल फोर्स या उसी को सिंपल सबस्टेंस बोलते हैं। मैंने बताया था ना, सिंपल सबस्टेंस हर चीज़ का होता है, हर मटेरियल का। मतलब कोई भी चीज़ हमको दिख रही है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक मटेरियल पार्ट और दूसरा स्पिरिचुअल या सिंपल सबस्टेंस वाला पार्ट। ये सिंपल सबस्टेंस वाला पार्ट ही उस मटेरियल पार्ट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने वाला है। तो यही वाइटल फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आया ना, हमारा बॉडी अल्टीमेटली मैक्सिमम ये इन्हीं 6-7 एलिमेंट से मिलकर के बना है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, बट जब आप जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाएंगे तो आपको फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मोस्टली मिलेगा, कुछ फॉस्फोरस। जैसे आप DNA या RNA में जाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड उसमें अलग से मिलेगा, H3PO4, मतलब उसमें फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से ही मिलकर के क्या बना है, DNA और RNA बना है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मूला है वो यही है ना, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कुछ मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और उससे फिर DNA या RNA का निर्माण होता है। मतलब अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं। तो इसको कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे बन रहा है, ये वाइटल फोर्स की वजह से बन रहा है। अभी हम बात करते हैं कि अभी और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बात करेंगे, थोड़ा मज़ेदार चीज़ें आएंगी सामने। बिग बैंग थियरी का नाम सुना है सब लोगों ने। बिग बैंग थियरी ये है कि आज से 10 अरब वर्ष पूर्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बड़े बड़े बादल थे। वो कुछ समय के बाद में उनमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर के वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, है ना। उसमें से एक टुकड़ा जो था जिसका नाम था नेब्यूला, नेब्यूला घूमते 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 फिर 9 ग्रहों और सूर्य में टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब उसमें जो अर्थ है, अर्थ का ही एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें लाइफ की उत्पत्ति हुई है। अभी तक यही नोन है कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ और सिर्फ लाइफ अर्थ में है, और अर्थ का जो डेवलपमेंट है वो बाकी प्लेनेट से अच्छा है, वहाँ पे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब वो नेबुला फूटा और अर्थ का जो गोला बना शुरू में बहुत गर्म था। अब मान लिया जाए एक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों 8 हैं इसमें। ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हैं ऊर्जा के कण, मतलब इनमें अपनी ऊर्जा रहती है।
तो ये पहले जो बादल था वो किस चीज़ का था? बिग बैंग थियरी से पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का था। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले तो कुछ कुछ एलिमेंट बने थे शुरुआत में, जैसे हाइड्रोजन बना, कार्बन बना, नाइट्रोजन बना, फास्फोरस बना, निकेल और सिलिका, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी। जो हार्ड मेटल थे वो अंदर घुस गए, जो सॉफ्ट मेटल है, जो फ्री चीज़ें थी, गैस वैस, वो पृथ्वी के बाहर जमा होते गए। फिर धीरे धीरे पृथ्वी और ठंडी होती गई ठंडी। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या है, ये गैसियस फॉर्म में थे या लिक्विड फॉर्म में थे। तो मतलब पृथ्वी में ये इसका एक तालाब बन गया, तालाब टाइप का, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ समय बाद बना, पहले ये एलिमेंट्स बने थे। तो कार्बन और हाइड्रोजन CH4 ने मिलकर के क्या बना लिया? मैथेन बना लिया, मैथेन गैस का निर्माण कर लिया। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने NH3 ने क्या मिलकर बना लिया? अमोनिया बना लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या बना लिया? वाटर बना लिया। जो बेसिक चीज़ थी वो बनने लगी, मतलब सिंपल कंपाउंड बनने लगे उन एलिमेंट्स से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल सबस्टेंस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जुड़ने लगे और एक नए चीज़ का निर्माण करने लगे जिसका सिंपल सबस्टेंस अलग था। अभी हम बात करते हैं, फिर धीरे धीरे और क्रियाएं होने लगी और यौगिक दूसरे कंपाउंड्स बनने लगे। ये कंपाउंड इनिशियली जो कंपाउंड बने थे वो थे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और बाद में वाटर बना। इन सब के बनने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोड्यूस होती थी, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से, या तो फिर कुछ विद्युत आवेशों की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बादल चमकते हैं, या उसकी वजह से, विद्युत आवेशों की वजह से जो एनर्जी इमिनेट होती थी एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये धीरे धीरे ये एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में बनने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बना लिया। कार्बोहाइड्रेट ने मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स बना लिया। सिमिलरली मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, मेथेन मतलब CH4, NH3 और H2, तीनों ने मिला करके क्या बना लिया? एमिनो एसिड बना लिया। ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने मिलकर के फैटी एसिड बना लिया। फैटी एसिड ने मिलकर के ग्लिसरॉल से मिलकर के लिपिड बना लिया। एमिनो एसिड ने मिला करके क्या बना लिया? प्रोटीन बना लिया। तो ऐसे धीरे धीरे कंपाउंड्स बनने लगे, मतलब इन सब के सिंपल सबस्टेंस मिक्स होकर के फिर एक नया कुछ एलिमेंट तैयार करने लगे। ये क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि गॉड चाहता है कि पृथ्वी में जीवन का विकास हो, जीवन की उत्पत्ति हो। इसीलिए गॉड ने क्योंकि गॉड सिंपल सबस्टेंस कहाँ से आ रहा है? गॉड से आ रहा है। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ क्या? सिंपल कंपाउंड बने, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बना। ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बना ना, और ये एक लिक्विड फॉर्म में था, इसका बड़ा सा तालाब था। इस तालाब को क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक सूप। वैज्ञानिकों ने नाम दिया है प्रीबायोटिक सूप। ये जो धारणा है ये ओपेरिन हेल्डाने की परिकल्पना है, जो कि बाद में स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको सत्य साबित किया था। वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा मैं आप लोगों को भी। तो अभी ये प्रीबायोटिक सूप जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और दूसरे जैसे मेथेन, अमोनिया, दूसरे हाइड्रोकार्बन्स जैसे एसिटिलीन, लेसिथीन्स, वो सब चीज़ थे। ठीक है। फिर प्रोटीन के जो दो एलिमेंट्स हैं, मान लिया जाए प्रोटीन के दो बड़े बड़े कंपाउंड हैं, टुकड़े हैं, वो मिल करके एक बार जुड़ गए। ठीक है। और उसके साथ में क्यों जुड़े? क्योंकि किसी प्रोटीन में पॉजिटिव आवेश, किसी में नेगेटिव आवेश, दो प्रोटीन मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने? जुड़ गए। और उसके साथ में वाटर के कुछ एलिमेंट जुड़ गए, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्फीयर्स। फिर बहुत से माइक्रोस्फीयर्स बन गए। माइक्रोस्फीयर्स, दो डिफरेंट आवेश वाले माइक्रोस्फीयर मिल करके क्या बना लिया उन्होंने? कोएसरवेट्स बना लिया। मतलब प्रोटीन के अणु इस प्रोटीन के साथ में वाटर भी है, इस प्रोटीन के साथ में वाटर है, दोनों मिल करके क्या बना लिया इन्होंने? कोएसरवेट्स बना लिया। और ये ध्यान रखना कि उस वाटर में सिर्फ सिंपल वाटर नहीं था, दूसरे हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे एलिमेंट्स भी थे।
अब क्या हुआ, कोएसरवेट्स के चारों तरफ एक फैट का डिपोजिशन होने लगा। फैट का, वो लेसिथिन नाम का फैट था। उस फैट ने क्या किया, सेल वॉल का काम करने लगा। अब ये समझना कि जीवित कोशिका और एक सिंपल कंपाउंड स्ट्रक्चर के बीच की जो कड़ी है वो है कोएसरवेट्स। चारों तरफ फैट का डिपोजिशन हो गया, जो एक पॉलीथीन का काम कर लिया, एक सेल वॉल का काम कर लिया उसने। उसके अंदर प्रोटीन था, प्रोटीन के साथ में कुछ दूसरे हाइड्रोकार्बन्स थे, और उसके साथ में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स भी था, जो कि पहले ही ऑलरेडी डेवलप हो गया है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स ने मिलकर के डीएनए और आरएनए का निर्माण किया था। आप अभी भी पढ़ोगे कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, है ना, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो डीएनए भी आ गया उसमें प्रोटीन भी आ गया, उसमें फैट भी आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे ग्रो करने लगा, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही क्या है, अपने आप को ग्रो करना, कॉम्प्लेक्स बनाना, अपने आप को एक निम्न श्रेणी के जीव से हाई लिविंग में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। ये कौन करा रहा है, गॉड करा रहा है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस करा रहा है, सिंपल भाषा में बोले तो। अभी एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जिसमें सेल में, अभी की सेल में क्या क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म इसमें भी है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड भी आ गया, मतलब एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। और उसमें क्या है, धीरे धीरे फिर केमिकल रिएक्शंस होने लगा उस कोएसरवेट्स के भीतर में। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए दूसरे कुछ ऐसे एलिमेंट की ज़रूरत थी जिसको अपन ले सकें, और धीरे धीरे इसका साइज़ भी बढ़ने लगा। दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगा, और ये एक कोशिका के रूप में डेवलप होने लगी। धीरे धीरे से इसमें मल्टीप्लिकेशन की भी क्वालिटी आ गई। तो इस प्रकार पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी थी, आज से 1 अरब साल पहले के आजू बाजू की बात है, पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन्हीं प्रोकैरियोटिक कोशिका धीरे धीरे डेवलप होती गई, फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बने इसमें, और धीरे धीरे किस चीज़ का विकास हुआ, एक यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ। पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। जब एक कोशिकीय जीव में भी वही क्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन का, एसिमिलेशन का, और एक कॉम्प्लेक्स जीव में भी वही क्वालिटी है, मल्टीप्लिकेशन और एसिमिलेशन। मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सबस्टेंस क्या कर रहा है, अपने आप को एक सिंपल एलिमेंट से अपन कैसे कैसे बढ़ रहे हैं आगे, क्या बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कौन बना रहा है, कैसे होगा ये, मान लिया जाए मैं यहाँ पे रख दूँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, यहाँ से कोई एक जीव बन जाएगा क्या? तो ये कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब लाइफ अपने आप को सिंपल सबस्टेंस के थ्रू इवॉल्व कर रही है। एक सिंपल कंपाउंड एलिमेंट का सिंपल सबस्टेंस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक सिंपल एलिमेंट का जो सिंपल सबस्टेंस है वो लेस क्वालिटी वाला रहता है। एक कॉम्प्लेक्स का सिंपल सबस्टेंस, जैसे एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सिंपल सबस्टेंस लेस क्वालिटी वाला होगा, और एक कोशिका का सिंपल सबस्टेंस ज़्यादा क्वालिटी होगा, ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा, उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। तो सिर्फ मोनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या बना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या बना, फिर छोटे छोटे जीव बने, कीड़े मकोड़े ये सब बना, फिर कुत्ते बिल्ली या उस प्रजाति के या वैसे टाइप के जीव बने। फिर धीरे धीरे उन्हीं से किस चीज़ का विकास हुआ, पहले तो पानी में रहने वाले जीव बने, उससे फिर जीव कुछ बाहर निकले, फिर वो ज़मीन में रहने वाले बने, फिर धीरे धीरे बंदर प्रजाति का विकास हुआ। तो ये क्या कर रहा है, वाइटल फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिंपल सबस्टेंस, मतलब मान लिया जाए गॉड सबसे ऊपर है, उसके नीचे सोल है, उसके नीचे ह्यूमन वाइटल फोर्स है, उसके नीचे कुछ मान लिया जाए ऐप किंगडम के, मतलब बंदर की प्रजाति के जीव। इंटेलिजेंस वाइज बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स है ना ह्यूमन बीइंग का, उसके बाद दूसरे हाथी घोड़े बिल्ली कुत्ते ये सब, उसके बाद फिर
लोअर एनिमल्स का। सिमिलरली प्लांट में भी, प्लांट का इंटेलेक्ट और भी कम होता है, एनिमल से कम होता है कि नहीं। तो प्लांट भी धीरे धीरे डेवलप हुए, बट सबसे ज़्यादा कौन हुआ, मतलब ये सिंपल सबस्टेंस अपने आप को ग्रो करके एक, जैसे आध्यात्म में भी बोला गया है कि एक शिव महिम्न स्तोत्रम में लिखा हुआ है कि रुचि नाम वैचित्र्या ध्रजु कुटिल नाना पथ जुसाम नड़ामेको गम्यस्तमसी पैसा मरनव इव। As the different streams having their sources at different places all mingle their water into the sea, so O Lord, the different path which man takes through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to thee। मतलब जिस प्रकार विभिन्न नदियों से, विभिन्न स्रोतों से जल आखिरी में आकर के समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार विभिन्न जीव, विभिन्न मनुष्य अल्टीमेटली आकर के आप में ही समाहित हो जाते हैं। इसका यही मतलब है कि सभी चीज़ों का सिंपल सबस्टेंस धीरे 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 इवॉल्व होकर के गॉड के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आध्यात्म और होम्योपैथी काफ़ी मैच करती है, मिलती जुलती है। और आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैं वो भी आध्यात्म को मानते हैं, क्योंकि खासकर हिंदुइज़्म का जो आध्यात्म है वो सुपर साइंटिफिक है, मतलब वो किसी स्पेकुलेशन पे बेस्ड नहीं है। जो भी बात हिंदुइज़्म में लिखी हुई है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब दूसरे भी सभी धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा जानते हैं इसलिए शायद हम सोच रहे हैं जो भी है। बट अल्टीमेटली ये है कि हम गॉड हमारा एनर्जी का सोर्स है और अल्टीमेटली हम उसी की तरफ लीड कर रहे हैं। ये तो ऐसा क्यों होता है कि सिंपल एलिमेंट एक ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं जिसका एक हायर इंटेलिजेंस है, जिसका एक सोल है, जिसका एक वाइटल फोर्स है, ये इसी वजह से होता है। अब धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, है ना, और एक ह्यूमन बीइंग बन गया। बंदर रहे, फिर वो बंदर ने फिर पेड़ों से उतर करके चलना शुरू किया, फिर सीधा खड़े हो गए। फिर जब सीधा खड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड जब भी हमारी सीधी होती है तो हमारा इंटेलेक्ट हाई लेवल का रहता है। आप ऐसे झुक करके कभी नहीं सोच सकते, ऐसे सोच करके आप बहुत अच्छा नहीं सोच सकते। यदि आपको सोचना है तो आपको स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना पड़ेगा। तो जब बंदरों का स्पाइनल कॉर्ड ऐसे से ऐसे हुआ, तब उनमें सोचने की क्षमता भी बढ़ गई यार। उन्होंने फिर धीरे धीरे डिस्कवरीज की और वो अभी ये लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का इवोल्यूशन प्रोसेस है। कहने का ये मतलब है कि वाइटल फोर्स, सिंपल सबस्टेंस ने अपने आप को इवॉल्व किया और क्या बना लिया, एक ह्यूमन बीइंग बना लिया। तो अभी समझ में आया कि सिंपल सबस्टेंस क्या है, वाइटल फोर्स क्या है और जर्नी क्या है वाइटल फोर्स की। इन्फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना हम। ये वाइटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए समझने के लिए, ठीक है। मान लिया जाए अभी डॉक्टर कैंट ने ये भी बोला है कि वाइटल फोर्स के ऊपर भी एक चीज़ है, दैट इज सोल, या फिर वाइटल फोर्स को सोल का एक रूप या एक असिस्टेंस मान लेना चाहिए कि सोल बॉडी से गई तो वाइटल फोर्स भी डिसरप्ट हो जाता है। और उसके बाद में एक ह्यूमन बीइंग जब मर जाता है, उसका सोल चला जाता है या उसका वाइटल फोर्स जब डिसरप्ट हो जाता है, मतलब वाइटल फोर्स क्या हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है। जैसे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनने की कोशिश किया उसने, तो वो अपने आप को डिस्टर्ब, मतलब किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो भी सकता है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, आप किसी भी तरीके से उसके अंदर से आत्मा निकाल लीजिए, कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, वो क्या होगा उस ह्यूमन बीइंग का, आत्मा निकाल लिया जाए तो धीरे धीरे मॉर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, शरीर गलने लगेगा। और वो जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखा था, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अभी सेल अलग अलग होंगे, सेल वॉल अलग अलग होएगी, तो वो अपने बेसिक एलिमेंट में फिर चला जाएगा वो। मतलब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी से बना, मतलब आवाज़ सारणी के जितने भी एलिमेंट से बना, और अल्टीमेटली फिर वो उसी में ख़त्म हो गया। तो ये पूरा फंक्शनिंग किसका था फिर? ये सिर्फ एलिमेंट का था क्या? नहीं, ये सिंपल सबस्टेंस का था जो इवॉल्व हो करके वाइटल फोर्स बनाया और जो कि गॉड से गवर्न हो रहा है। तो ये है सिंपल सबस्टेंस।
जब लोअर फॉर्म में है तो अपन उसको सिंपल सब्सटेंस बोल सकते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर केंट ने इसको वाइटल फोर्स बोल दिया। ठीक है, अभी इतना सब समझाने का क्या मतलब है? व्हाट इज़ अ वाइटल फोर्स, व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो जैसे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे आते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई ये वाइटल फोर्स किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमको तो दिखता नहीं है। तो दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न फॉर वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का ये साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, अब वाइटल फोर्स क्यों समझना है? क्योंकि आप एलोपैथी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं होम्योपैथी। आप एक मेडिसिन निकालिए, उसमें एक मेडिसिन निकालिए, ये लाइकोपोडियम है, इसमें देखिए लाइकोपोडियम क्लेवेटम के कितने एटम्स विद्यमान हैं। ये तो 30 है, मैं 1m निकालूं तो कुछ भी ना मिले इसमें। लाइकोपोडियम का आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या है इस मेडिसिन में जो कि आपको ठीक कर दे रहा है? एक ह्यूमन बीइंग जो ऑलमोस्ट मरने वाला है उसको भी जीवन दे सकता है। ऐसा क्या है? क्या है ये? ये भी स्पिरिचुअल फॉर्म में है मेडिसिन, मटेरियल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि आपका वाइटल फोर्स क्या है? डायनामिक है, इसीलिए आपकी मेडिसिन भी डायनामिक होनी चाहिए। तो हम किस चीज़ से प्ले कर रहे हैं? डायनामिसिटी से प्ले कर रहे हैं। लाइकोपोडियम का सिंपल सब्सटेंस लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी से मैच करता है, इसीलिए लाइकोपोडियम उसको ठीक करती है डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर के तहत। ठीक है, एक कार्बोवेज का सिंपल सब्सटेंस कार्बोवेज के आदमी वो पर्सनालिटी से मैच करता है, इसीलिए वो ठीक करता है। वो ह्यूमन बॉडी को ठीक नहीं करता, उसकी वाइटलिटी को ठीक करता है। अब ये जो वाइटल फोर्स है ये डिस्टर्ब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मेंटेन ही रहेगा, किसी भी कॉज से डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। जब ये हेल्दी है तो हेल्दीली काम करेगी बॉडी, जब ये डिस्टर्ब है तो ये डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। अभी डिसीज़ प्रोड्यूस करेगा तो उसको ठीक कैसे करेंगे अपन? एलोपैथ लोग देते हैं पैरासीटामॉल, जेंटा, डेक्सा, जो भी देना हो एंटीबायोटिक देते हैं। वो कुछ हद तक के फिजिकल बॉडी को करेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिस बॉडी की वाइटलिटी ही डिस्टर्ब हो गई है उसको आप वो तब तक के जड़ से क्योर नहीं होएगा जब तक के कि आप उसको क्या ना दे दें, कुछ चीज़ ऐसी ना दे दें जिससे वो डायनामिकली एक्ट करे उस ह्यूमन बीइंग के अंदर। बेसिकली क्या रहता है, हम लोग हमारी मेडिसिन कैसे एक्ट करती है? प्राइमरी एक्शन से कि सेकेंडरी एक्शन से? मतलब हम ठीक कैसे होते हैं, प्राइमरी एक्शन में या सेकेंडरी एक्शन में? सेकेंडरी एक्शन में। मतलब एक वाइटल फोर्स डिस्टर्ब्ड है, लाइकोपोडियम का कोई पर्सनालिटी आया, कुछ भी कंप्लेन लेकर के आया, मैंने क्या किया, मैंने उसको लाइकोपोडियम 201m का जो भी है डोज बना करके मैंने उसको दे दिया। तो अभी क्या होगा, लाइकोपोडियम 200 जाकर के उसके वाइटल फोर्स को में एक्ट करेगा, एक धक्का देगा या एक स्टिमुलेशन देगा, एक इफ़ेक्ट डालेगा अपना। तो अभी क्या होगा कि वो जो वाइटल फोर्स है फिर अपने आप को इन्विगोरेट कर लेता है। जब वाइटल फोर्स को आप धक्का देंगे, स्टिमुलेशन देंगे, तो फिर वो अपने आप को इन्विगोरेट कर लेता है। और जब वो वाइटल फोर्स एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, इन्विगोरेट हो जाता है, जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो फिर अपने आप ही सभी डिसीज़ को ठीक करता है। आप नहीं कर रहे हो, आपकी मेडिसिन नहीं कर रही है, सिर्फ वाइटल फोर्स ही अपने आप को ठीक कर रहा है। क्लियर? ठीक है। मुझे क्या लगता है कि लाइकोपोडियम का आदमी है, उसका सिंपल सब्सटेंस लाइकोपोडियम मेडिसिन जो क्लब मॉस प्लांट है वो एग्जैक्टली मैच करता है इन दोनों का सिंपल सब्सटेंस। तो ये मेडिसिन जा कर के उसकी पावर बढ़ा देती होगी।